बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैरोलिन पीरियड के बारे में बात करेंगे। ये पीरियड 1625 से लेकर 1660 तक का पीरियड है। इस पीरियड में हमारे पास जॉन मिल्टन जैसे शौरा भी मौजूद हैं। इस पीरियड में हमें सिविल वॉर भी नजर आती है। इस पीरियड में एक बरतानिया में जो पहली सिविल वॉर है उस पीरियड का हमें उस एक्टिविटी का भी हमें नजर आता है, खाना जंगी का नजर आता है। ये पीरियड अपने सख्त गेड़ नजरियात के हवाले से जाना जाता है, जिसमें थिएटर को क्लोज किया गया, एक्टर्स वगैरह के ऊपर जो है ना पाबंदियां थी, और लोगों को कैथोलिक्स होने की बुनियाद पर जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाता, तंग किया जाता। याद रहे, इस पूरे पीरियड को प्यूरिटन पीरियड भी कहा जाता है, और 1600 से लेकर 1660 तक का जो पीरियड है उसको जो है वो ओवरऑल प्यूरिटन पीरियड भी कहा जाता है, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड करके पहले हिस्से को जैकोबियन पीरियड और दूसरे हिस्से को जो है कैरोलिन पीरियड कहा जाता है। इसके फैक्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स आते रहे हैं। इस पीरियड में किंग चार्ल्स द फर्स्ट जो है उनकी हुकूमत आती है। वो जेम्स द फर्स्ट के बेटे हैं। 1626 से लेकर 31 तक डिस्प्यूट रहते हैं पार्लियामेंट और उनके दरमियान, लेकर पार्लियामेंट के दरमियान और बादशाह के मानने वाले। अब याद रखिए, यहाँ पर जो पार्लियामेंट के मानने वाले हैं इनको क्या कहा जाएगा? राउंड हेड्स। राउंड हेड्स एक डेरोगेटरी टर्म है इनके इस्तेमाल के लिए। राउंड हेड दर हकीकत में जो फौजी थे वो अपनी मखसूस तरह की जो कटिंग करवाते थे, उनको उन उस बुनियाद पर इनको राउंड हेड्स कहा जाता था, इन पार्लियामेंट्री लोगों को। जबकि दूसरी तरफ जो बादशाह के मानने वाले लोग थे उनको रॉयलिस्ट कहा जाता था, या उनको जो है वो कैवेलियर कहा जाता था। तो ये एक तरीके से हमें जो है वो बात नजर आती है। इस जंग में तकरीबन जो हमें नजर आएगी सिविल वॉर में, तकरीबन 2 लाख के करीब लोग मारे गए। 1642 में जो ये जंग शुरू हुई, ये पार्लियामेंटेरियन और रॉयलिस्ट के दरमियान थी। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इस जंग का जो आगाज है 1642 में किंग चार्ल्स द फर्स्ट ने शुरू किया, और बैटल का जो आगाज है वो वॉर एट एज हिल में होता है। इसके बाद हमें एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि 1642 में प्यूरिटन हुकूमत जो आई, उसके सख्त गिर जो नजरियात थे उसने इसको थिएटर को क्लोज किया। अब थिएटर की जो एक्टिविटीज थी उसमें जितने भी ड्रामाज थे, जितने भी प्ले, उन सबको बंद किया गया। जो एक्टर्स थे दे हैड टू सीक रेफ्यूज इन अदर कंट्रीज, लाइक नॉर्वे चले गए, कुछ फ्रांस चले गए, और वहां जाके उन्होंने अपनी एक्टिविटीज की। अब थिएटर को क्लोज करने की अगर हमें वजह बुनियादी तौर पर नजर आती तो वो उन्होंने सिर्फ ये कहकर इसको बंद किया कि ये सिंफुल एक्टिविटीज हैं। और सिंफुल से मुराद आप यूं समझ लें कि इमोरल और सिंफुल, ये दो एक्टिविटीज की बुनियाद पर थिएटर को क्लोज किया जाए। और प्यूरिटन जो लोग थे, सख्त नजरियात के मानने वाले थे, दे अपोज्ड एवरी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, दे अपोज्ड एवरी काइंड ऑफ लाइक थिएटर एक्टिविटी, दे सॉ इट इमोरल एंड सिंफुल। तो जब प्यूरिटन्स के पास ताकत आई, एक फैक्शन के पास, पॉलिटिकल फैक्शन के पास, और पार्लियामेंट में भी एक्टिविटीज उनकी तेज थी, तो उन्होंने थिएटर को क्लोज कर दिया। और थिएटर तब तक क्लोज रहा जब तक चार्ल्स द सेकंड जो है वो वापस नहीं आ गए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो सिविल वॉर 1645 में चार्ल्स द फर्स्ट जो है उनको शिकस्त होती है बैटल ऑफ नेस्बे में। 1649 में चार्ल्स द फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑलिवर क्रोमवेल कॉमनवेल्थ को एस्टेब्लिश करते हैं। 1651 में इंग्लिश सिविल वॉर खत्म हो जाती है, 1651 में। अब याद रहे कि जो सिविल वॉर है वो उसके 3 पीरियड रहे हैं। उसमें पहला जो पीरियड हमें नजर आता है, 3 जंगें लड़ी, यानी अगर सिविल वॉर की बात की जाए तो ये इट वाज अ फाइट, इट वाज अ सीरीज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव फाइट। लाइक जो पहली बैटल थी वो 1642 से लेकर 1646 तक, और फिर जो दूसरी बैटल है वो 1648 में हुई, और तीसरी बैटल जो है वो 1650 से लेकर 1651 तक जो है वो रही। तो ये 3 बैटल्स हमें नजर आती हैं इसमें ये जो सिविल वॉर हुई है। 1658 में ऑलिवर क्रोमवेल जो है उसकी डेथ हो जाती है, और इस सिविल वॉर को ग्रेट रिबेलियन भी कहा जाता है। ऑलिवर क्रोमवेल को बड़े एजाज के साथ वेस्टमिंस्टर एबी में दफन कर दिया जाता है। ये याद रहे कि इस दौरान 1654 के दरमियान में ऑलिवर क्रोमवेल ने पार्लियामेंट को कॉल किया, लेकिन लड़ाई इतनी हुई कि वो पार्लियामेंट की एक्टिविटी को उसने कॉल ऑफ कर दिया। इस दौरान मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो जॉन मिल्टन जैसे ये मशहूर शौरा जो इस दौर में गुजरे हैं, वो पार्लियामेंट्री साइड पर थे, यानी राउंड हेड्स के सपोर्टर्स थे, जिसकी वजह पर चार्ल्स द सेकंड के आने पर उनको कुछ अरसे के लिए जेल में भेजा गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है।
1660 में चार्ल्स द सेकंड वापस आते हैं, जब पार्लियामेंट और मिलिट्री और पार्लियामेंट मुत्तफिका तौर पर उसके लिए पैसेज देते हैं कि आप वापस आ जाएं, हुकूमत करें। तो चार्ल्स द सेकंड जो है वापस आते हैं और अपना बादशाह संभाल लेते हैं। इस दौर में हमें जो पोइट्री नजर आती है, कॉर्टली लव और रॉयलिस्ट पोइट्स हमें नजर आते हैं, जो कि बादशाह की शान में लिखते, बादशाह की फेवर में लिखते। ये रॉयलिस्ट जो बादशाह थे, इन्होंने चार्ल्स द फर्स्ट को सपोर्ट किया सिविल वॉर के दौरान में। और ये लफ्ज दर हकीकत में बिलिटल, यानी उनको, उनकी वक़्त को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मेजर पोइट्स हमें जॉन मिल्टन, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस क्रू और जॉन सकलिंग नजर। रॉबर्ट हेरिक जो है वो एक दरबारी शुरा नहीं थे, लेकिन उसका स्टाइल उनको कैवलियर पोइट बनाता है। ड्रामा एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म था इस पीरियड में, लेकिन डेक्लाइन नजर आता है हमें प्रोज के अंदर। और हमें प्रोज प्लस पोइट्री के अंदर हमें यहाँ पर काफी एक्टिविटीज अच्छी नजर आती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस पीरियड में जो हमें प्रोज नजर आती है वो थॉमस ब्राउन, जॉन मिल्टन, रॉबर्ट बर्टन वगैरह के इन्फ्लुएंशियल वर्क नजर आते हैं। फीचर्स अगर हम बात करें कैवलियर पोइट्स के कि क्या फीचर्स थे, तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें कार्पे डीम, तो कार्पे डीम से मुराद है सीज द डे। तो ये जो पोइट्स थे, दे वर टू मच कंसर्न्ड अबाउट द ट्रांजिएंट और द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, कि भी लाइफ बहुत थोड़ी सी है, एंड वन मस्ट कैप्चर इट, वन मस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ द डे और लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। तो ये एक इनकी थीम नजर आती है। तो दे फोकस ऑन द प्लेजर, एंजॉयमेंट एंड लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट पॉसिबल वे। दूसरा, अगर हम लव एंड रोमांस की बात करें तो हमें इन जो शौरा हैं, दे फ्रिक्वेंटली wrote about love and romance, or they try to discuss the courtship activities, the joy of physical intimacy in their poems। तो ये हमें चीजें हमें इसके अंदर नजर आती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम एम्फेसिस ऑन फॉर्म के ऊपर बात करें तो बेसिकली सोनेट उस दौर में एक इम्पॉर्टेंट स्टाइल था लिखने का। तो उसमें जो कैवलियर पोइट्स थे उन्होंने बहुत सारे और भी मीटर इस्तेमाल किए, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजिंग हमें नजर आती हैं, लिखने के स्टाइल में चेंजिंग नजर आती हैं। एम्फेसिस ऑन विट, एम्फेसिस ऑन विट के मतलब जो कैवलियर पोइट थे, ये वर्ड प्ले, पन्स, पैराडॉक्सेस, ठीक है, फॉर फेच सिमिलीज और विट का इस्तेमाल, आयरनी का और बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, यानी प्लेफुलनेस हमें नजर आता है। सेटायरिकल इफेक्ट भी नजर आता है इनकी points के अंदर। क्लासिकल रिलीजन ग्रीक और रोमन से मुतासिर हुए बगैर रह ना सके। तो ग्रीक और रोमन्स की मिथ्स को और उनके मेजर पॉइंट्स को, उनकी जो जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हमें कुछ पोएम्स में नजर आती है। रॉयलिस्ट सिंपैथिस्ट, ये जो कैवलियर पोइट्स थे, रॉयलिस्ट थे, ये बादशाह के सपोर्टर थे और ये बादशाह के हक में लिखते थे, बादशाह की एक्टिविटी और किंग प्लस कोर्ट दोनों को सपोर्ट करते थे। तो ये हमें चीजें इनके अंदर नजर आती हैं इन कैवलियर पोइट्स के अंदर। जॉन मिल्टन के बारे में अगर बात करें, दिसंबर 9 1608 में पैदाइश हुई, थर्ड चाइल्ड थे, सबसे बड़े बेटे थे जॉन मिल्टन सीनियर और सारा जेफरी के। सेंट पॉल स्कूल अटेंड किया, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से एमए और बीए की डिग्री ली। 1632 में मिल्टन कैम्ब्रिज को छोड़ के हॉटन में गए। ये इनका एक इंपॉर्टेंट पीरियड था जिसमें इन्होंने तकरीबन 6 साल के करीब वक्त गुजारा। 1638 में वो यूरोप गए और वहां भी उनसे मुलाकात गैलीलियो गैलीली और इवानियो बटिस्टा मेंसो से हुई। वापस आए और इसके बाद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, पम्फलेट वगैरह लिखे, प्यूरिटन कॉज को सपोर्ट किया। जब हम प्यूरिटन कॉज की बात करते हैं तो प्यूरिटनिज्म से मुराद एक एक्टिविटी है, एक मूवमेंट है, रिलीजियस मूवमेंट है, जो कि कैथोलिक चर्च की एक्टिविटीज को साफ करके ट्रू प्रोटेस्टेंटिज्म या एंजेलिकनिज्म लेकर आना चाहती है बरतानिया के अंदर। They wanted to purgate the false activities present in the Catholic Church or even in the Anglican Church to purify them in the best possible way। 1642 में मैरी पॉल्स इनकी शादी हुई, अच्छी नहीं बन सकी। 1645 में ऑफिशियली सेपरेट हुए। जॉन मिल्टन 1650 के अराउंड इवेंट कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी वजह ग्लाकोमा या कुछ इस तरह की हो सकती है रीजन। सिविल वॉर के दौरान वो सेक्रेटरी ऑफ फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड रहे अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। अगर हम देखें कि रिस्टोरेशन के बाद इनको जेल में जाना पड़ा। मिल्टन नवंबर 8 1674 में इनकी डेथ होती है। उसके अलावा एट द एज ऑफ 65, विलियम हेली इन 1796 उसकी बायोग्राफी में इनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर कहते हैं। क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में मिल्टन को लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी कहा जाता है। मिल्टन की डेथ की जो वजह है वो कुछ लोगों के नजदीक अननोन है और कुछ लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम
द गाउट अटैक, ये जोड़ों के दर्द वगैरह की इसमें इश्यूज होते हैं। इसके साथ अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स की हम बात करें, बहुत सारे हैं लेकिन हम इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे। ऑन द डेथ ऑफ द फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ अ कफ, इनकी सिस्टर की 2 साल की बच्चे की डेथ हुई और उसके ऊपर इन्होंने ये पोइम लिखी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में लिखी, फर्स्ट पब्लिश पोइम है जब वो कैम्ब्रिज में स्टूडेंट थे। ऑन शेक्सपियर इन्होंने 1630 में कंपोज की एनोनिमसली, लेकिन 1632 में ये अपेयर होती है शेक्सपियर के सेकंड फोलियो में। एलेग्रो एंड एल पेंसेरोसो कंपेनियन पोइम्स जो कि कंट्रास्टिंग मूड्स और टेम्परामेंट्स को डिस्कस करती हैं, दोनों एक एक साथ शाया होती हैं। कोमस एक मास्क है, मास्क उस दौर में 16th और 17th सेंचुरी में पॉपुलर था। ये अमूमन किसी भी कोर्ट में इसकी प्रेजेंटेशन दी जाती थी, मजाहिया के एक्टिविटी के तौर पर इसको पेश किया जाता था। दिस इज 1637 में एक पेस्टोरल एलेजी इन्होंने लिखी अपने दोस्त एडवर्ड किंग की याद में। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स 1641 में एक इनका प्रोज वर्क है। एरियोपेजिटी का एक डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस पब्लिश्ड एज ए पम्फलेट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर, इसमें इन्होंने लोगों की राइट प्लस इंडिपेंडेंस प्लस फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस डिजायर और विशेस और ओपिनियन, इसको इन्होंने प्रमोट किया। टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट एक पॉलिटिकल ट्रीटीज है जो कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट की फेवर में होती है, और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट, याद रखें रिपब्लिकन गवर्नमेंट वो होती है जिसको लोग पसंद करते हैं, चुनते हैं और चूज करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की मशहूर जमाना एपिक पोइम जो कि बिब्लिकल स्टोरी बनाते हैं एडम एंड ईव के फॉल की फ्रॉम ग्रेस से, यानी फॉल फ्रॉम ग्रेस से मुराद बाइज्जत तरीके से जो जिंदगी वो बसर कर रहे थे उससे वो गिर कर उनको जन्नत से निकाल दिया गया। तो ये 12 बुक्स में ये डिवाइड की गई, पहले 10 में लिखी गई लेकिन बुक नंबर 7 को और बुक नंबर 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो ये जो है 12 बुक्स बन गई। सेकंड एडिशन 1674 में आता है। सैमसन एग्नोसिटीज जो 1671 में आया, एक ट्रेजिक ड्रामा है, बिब्लिकल स्टोरी ऑफ सैमसन के ऊपर लिखा गया है, एक ग्रीक ट्रेजेडी के बेस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रीक ट्रेजेडी। पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज रिगेन एक सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का। 4 इसकी बुक्स हैं, यानी 4 इसकी, यानी आप कह रहे हैं कि बुक्स हैं जिसमें ये लिखा गया है, और इस बुक को पढ़ने के बाद ही हम सही अंदाजा लगा सकते हैं कि असल हीरो कौन सा दिखाया जा रहा है पैराडाइज रिगेन में, तो वो जीसस क्राइस्ट को दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स जो कैरोलिन पीरियड के थे, बेन जॉनसन को हम पढ़ चुके हैं जो कि इन सब के चीफ थे। उसके बाद जेम्स शिरली लेडी ऑफ प्लेयर उन्होंने 1635 में लिखा। ट्रेजिक कॉमेडीज मास्क और पेस्टोरल्स लिखने के हवाले से मशहूर थे। विलियम डीवनेंट प्ले राइट बहुत मशहूर अपने दौर में रहे, और कैरोलिन पीरियड के दरमियान द सीज ऑफ रोड्स एक इनका मशहूर प्ले है। रिचर्ड ब्रोम पॉपुलर प्ले राइट थे, जिन मशहूर जो इनका एक प्ले है दी एंटीपोड 1638 में प्रीमियर हुआ, वो भी बड़ा मशहूर है। जॉन फ्लेचर और बेमॉन्ट दोनों मिलकर कोलैबोरेशन के साथ लिखते रहे, तो उनकी जो एक मशहूर जो इनका प्ले है वो द फेथफुल शेफर्ड्स है जो कि 1608 में यानी जेकोबिन पीरियड में आया। तो ये कुछ चंद प्ले राइट्स हैं जो इस दौर में मशहूर थे, जिनकी एक्टिविटीज हमें नजर आती हैं। इंपॉर्टेंट प्रोज के ऑथर्स अगर हम देख लें तो हॉब्स थॉमस हॉब्स ने जो है वो लेवाइथन लिखी 1651 में, और बेहेमोथ 1682 में। तो अब थॉमस हॉब्स की जो लेवाइथन है बेसिकली वो सोशल कंट्रैक्ट और को प्रमोट करती है, सोशल कंट्रैक्ट की थ्योरी को। अब सोशल कंट्रैक्ट की थ्योरी ये कहती है कि इंसान जो है स्टेट ऑफ टेरर या स्टेट ऑफ वॉर में रहते हैं, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस दे मस्ट एग्री और सरेंडर देयर राइट्स टू द सॉवरेन रूलर। अगर हम बात करें जॉन मिल्टन की एरियोपेजिटिका की, तो इट वाज रिटन इन द डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड टू अटैक द सेंसरशिप इम्पोज फोर्सफुली। और उसमें इंडिविजुअल्स की जो राइट है, दे शुड हैव लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर विशेस विदाउट फेयर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड, ये हमें नजर आता है। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स में हमें ये जो आर्गुमेंट नजर आता है मिल्टन की तरफ से, जिसमें वो इंडिविजुअल की आजादी कि भाई वो डिवोर्स दे सकते हैं इन केस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, इन केस ऑफ इफ द मैरिज इज नॉट गोइंग वेल, तो उसमें उसको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। ऑफ एजुकेशन में वो प्रॉपर एजुकेशन की प्रमोट करते हैं, लिबरल आर्ट्स को एम्फोसाइज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और मॉरल डेवलपमेंट जो है उसको भी प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ अगर आप देखें, सर थॉमस ब्राउन ने रिलीजियो मेडिची लिखी और अर्न रिया लिखा 1658 में, तो उसमें रिलीजियो मेडिची जो है वो एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वो अपने रिलीजियस थॉट्स जो हैं उनको जो है वो बताते हैं।
एक्सप्लेन करते हैं जी। और अर्न बरियल में वो एक डेथ के ऊपर सोचो बचाओ और इंसानी जिंदगी जो है उसकी टेम्परेंस के बारे में बात करते हैं, और ये इंसानों की इंसानी एफर्ट की फ्यूटिलिटी या अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को फोकस करते हैं। और ये भी करते हैं कि कितनी अचानक से किसी को मौत आ सकती है, इनएविटेबिलिटी ऑफ डिमाइस। उसके बाद अगर हम देखें जेरेमी टेलर की, जिन्होंने हॉली लिविंग लिखी और हॉली डाइंग लिखी, तो ये हॉली लिविंग एक गाइड है, एक क्रिश्चियन गाइड कह सकते हैं, दैट एम्फसाइजेस टू फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग अ वर्दी लाइफ, लाइफ विद फुल ऑफ मोरालिटी डिवोशन। जबकि हॉली डाइंग में वो ग्रेसफुल डेथ को एम्ब्रेस करने को करते हैं कि भी एम्ब्रेस करना चाहिए, और हाउ टू गो टूवर्ड्स हेवन, और एंड how to adopt a passage in a graceful manner towards the heaven in the afterlife. अब लाइव्स ऑफ जॉन डन के हवाले से हमें आइजैक वॉल्टन मशहूर नजर आते हैं बायोग्राफर, जिन्होंने कंप्लीट एंगलर जो है वो लिखी 1653 में। लाइव्स ऑफ जॉन डन, हेनरी वॉटन, रिचर्ड हुकर, जॉर्ज हर्बर्ट, ये इन्होंने 1670 में लिखी। जो कंप्लीट एंगलर है, ये दर हकीकत में एक ट्रिटीज है, द आर्ट ऑफ फिशिंग। उस दौर में फिशिंग वगैरह कैसे की जाए, और एक एक्सपीरियंस्ड एंगलर और एक नॉविस जो है उनकी आपस में गुफ्तगू हमें नजर आती है। इसके साथ ही हमारा जो ये लेक्चर है इख्तिताम पजीर होता है। इस लेक्चर को मजीद डिटेल में सुनने के लिए आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से, जिसमें इस तमाम लेक्चर को बड़े ही मुफस्सल अंदाज से एक्सप्लेन किया गया है। और के अलावा किसी भी तरह का कोई सवाल पूछने से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।